1947 में भारत आजाद हुआ। और उसके कुछ साल बाद 1950 में भारत उन पहले देशों में से एक था जिसने नई चाइनीज गवर्नमेंट को सपोर्ट किया। सब जगह एक ही नारा गूंजता था, हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, दोनों देशों के बीच का हिमालयन बॉर्डर क्लियर नहीं था। ये वही पुराने अंग्रेजों के जमाने के ट्रीटीज और मैप्स पर बेस था। 1954 में दोनों देशों ने मिलकर पंचशील एग्रीमेंट साइन किया ताकि शांति बनी रहे और कोई एक दूसरे के मामले में दखल ना दे। लेकिन बॉर्डर और तिब्बत का मामला अभी भी अटका हुआ था। 1950 के दशक की शुरुआत में चाइना ने तिब्बत पर पूरी तरह अपना कंट्रोल बना लिया था। लेकिन जब 1959 में दलाई लामा भागकर भारत आए तो भारत ने उन्हें शरण दे दी। चाइना ने इसे दुश्मनी का इशारा समझा। चाइना को शक होने लगा कि भारत अब उनके खिलाफ है। लेकिन असली दिक्कत शुरू होने वाली थी। एक तरफ वेस्ट में अक्साई चिन और दूसरी तरफ ईस्ट में नेफा, जिसे आज हम अरुणाचल प्रदेश कहते हैं। अक्साई चिन चाइना के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था क्योंकि चाइना ने वहां एक रोड बना ली थी। ये रोड तिब्बत और शिनजियांग को जोड़ती थी, जिससे चाइना अपनी सेना और उनका सामान आसानी से भेज सकता था। लेकिन भारत को शुरू में इस रोड और इसकी इंपॉर्टेंस का पूरा अंदाजा ही नहीं हुआ। 1959 के बाद टेंशन्स लगातार बढ़ने लगी, सीमा पर छोटी छोटी झड़प होने लगी और दोनों देश अपने अपने नक्शों के हिसाब से जमीन पर अपना हक जताने लगे। इसके जवाब में भारत ने एक कदम उठाया जिसे फॉरवर्ड पॉलिसी कहा गया। इसका मतलब था आगे बढ़कर छोटी सेना चौकियां बनाना जिसे भारत अपना मानता था। भारत वहां अपने झंडे गाड़ कर अपना कंट्रोल दिखाना चाहता था। लेकिन इन चौकियों तक सप्लाई और बैकअप पहुंचाना बहुत मुश्किल था। इंडियन लीडर्स को लगता था कि चाइना कभी वॉर नहीं करेगा। उन्हें पूरा विश्वास था कि दबाव डालकर और बातचीत के जरिए इसे सुलझा लिया जाएगा। इसी वजह से गवर्नमेंट बेफिक्र थी और इसलिए आर्मी को मॉडर्न बनाने, लॉजिस्टिक्स ठीक करने और वॉर प्लानिंग पर उतना ध्यान और अर्जेंसी नहीं दिखाई गई। इस दौरान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और डिफेंस मिनिस्टर कृष्णा मेनन के डिसीजन इंपॉर्टेंट थे। नेहरू जी की सरकार दुनिया में शांति का संदेश देना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन थे। उन पर इल्जाम लगता है कि उन्होंने आर्मी के ऑफिसर्स की वार्निंग्स को बिल्कुल इग्नोर किया। नतीजा ये हुआ कि गवर्नमेंट जो सोच रही थी और बॉर्डर पर आर्मी की जो हालत थी उनमें बहुत डिफरेंस था। 20 अक्टूबर 1962 के दिन चाइना ने एक साथ ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ से हमला करके वॉर स्टार्ट कर दी थी। उनका प्लान बिल्कुल क्लियर था, एक ही वक्त पर भारत की सभी चौकियों को निशाना बनाना और इससे पहले कि भारत संभल पाता पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेना। तवांग के इलाके में इंडियन आर्मी ऐसी फॉरवर्ड लोकेशंस पर थी जहां बचने या छुपने का कोई रास्ता नहीं था। पतली घाटियां और मुश्किल पहाड़ों की वजह से हमारे जवान पीछे हट गए। वॉर के शुरू में ही तवांग हाथ से निकल गया और इसने साबित कर दिया कि फॉरवर्ड पॉलिसी का फैसला कितना कमजोर था। वोलोंग सेक्टर में हमारी आर्मी ने पूरी हिम्मत और जज्बे से लड़ाई लड़ी, लेकिन खराब इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण वहां की उन तक मदद पहुंचाना नामुमकिन सा हो गया था। ऊपर से चाइना लगातार हर तरफ से दबाव डाल रहा था। फिर 18 नवंबर 1962 के दिन मेजर शैतान सिंह और उनकी 13 कुमाऊं ने चाइना की एक बहुत बड़ी सेना का आखिरी सांस तक सामना किया। रेजांगला हमारे जवानों की बहादुरी की अमर कहानी बन गया, लेकिन इसने दिखाया कि बॉर्डर पर हमारी सेना को कितना कम सपोर्ट मिल रहा था। आखिर में 21 नवंबर 1962 को चाइना ने खुद ही सीज फायर अनाउंस कर दिया। ईस्ट में चाइना अपनी सेना को उस लाइन के पीछे वापस ले गया जिसे वो अपना मानता था, लेकिन वेस्ट में उसने अक्साई चिन पर अपना कब्जा हमेशा के लिए बनाए रखा। और ये चाइना के लिए एक ऐसी जीत थी जिसने आगे का नक्शा ही बदल दिया। भारत की हार सिर्फ एक छोटी बॉर्डर झड़प का नतीजा नहीं थी, ये एक बेहतर तैयार चाइनीज आर्मी और एक डिसऑर्गेनाइज्ड इंडियन सिस्टम के बीच की टक्कर थी। सबसे बड़ी कमजोरी थी हमारी आर्मी की प्रिपरेशन। हमारे जवान हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए पूरी तरह ट्रेन नहीं थे। उनके पास सर्दियों के कपड़ों और सपोर्ट की कमी थी और वो ऐसे जगह पे वॉर कर रहे थे जहां उन्हें लंबा टिकना बहुत मुश्किल था। दूसरी गलती हमारी प्लानिंग में थी।
फॉरवर्ड पॉलिसी की वजह से नक्शे पर तो लगता था कि हम स्ट्रांग हैं, लेकिन असलियत में उन छोटी आउटपोस्ट यानी चौकियों को बचाना लगभग नामुमकिन था। चाइना ने इसी बात का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने अपनी पसंद की जगह और वक्त पर एक साथ बड़ी तादाद में हमला किया और हमारी चौकियों को घेर लिया। तीसरी बड़ी वजह थी इंटेलिजेंस फेलियर। भारत को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि चाइना ने कितनी बड़ी तैयारी कर रखी है। हमारे गवर्नमेंट को लगा था कि चाइना बस थोड़ा बहुत दबाव डालेगा। उन्होंने ऐसी अचानक और इंटेंस वॉर की उम्मीद ही नहीं की थी, और यही फैसला बाद में भारी पड़ा। चौथी दिक्कत, लीडर्स और मिलिट्री के बिलीफ। लीडर्स ने ज्यादातर डिसीजंस लिए और बॉर्डर पर आर्मी के ऑफिसर जो चेतावनी दे रहे थे उस पर ध्यान नहीं दिया। इस हार के लिए किसी एक इंसान को दोष नहीं दिया जा सकता, पर सच ये है कि सिस्टम ने लगातार मिलिट्री को इग्नोर किया। आखिरी वजह बनी इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स। हिमालयाज जैसे इलाके में सिर्फ आर्मी काम नहीं आती, वहाँ रोड्स, सप्लाई लाइंस, एयर सपोर्ट और कम्युनिकेशन भी उतने ही जरूरी हैं। चाइना ने पिछले कई सालों में तिब्बत और अक्साई चिन में अपने रास्ते बहुत मजबूत कर लिए थे, जबकि भारत बॉर्डर पर सड़कें बनाने में काफी पीछे रह गया था। इस हार ने एक कड़वा सच सबके सामने ला दिया था। हमारी मिलिट्री प्रिपरेशंस, इंटेलिजेंस, लीडर्स और आर्मी के बीच का तालमेल और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ बुरी तरह फेल हो चुका था। इसके तुरंत बाद इंडियन आर्मी को मॉडर्नाइज करने पर पूरा जोर दिया गया। नए हथियार आए, पहाड़ों में लड़ने की खास तैयारी की गई, स्ट्रॉन्ग बॉर्डर मैनेजमेंट। अब गवर्नमेंट की सोच हमेशा के लिए बदल चुकी थी। चाइना अब कोई भाई भाई या दोस्त नहीं था, बल्कि फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका था। अगर जमीनी स्तर की बात करें तो नतीजा भारत के लिए बहुत दर्दनाक था। चाइना ने अक्साई चिन पर अपना कब्जा हमेशा के लिए पक्का कर लिया था। हालांकि ईस्ट में चाइना के पीछे हटने के बाद भारत ने ईस्टर्न एरियाज में अपनी पकड़ फिर से मजबूत कर ली। लेकिन असली मुद्दा ये है कि ये बॉर्डर डिस्प्यूट कभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि एक नए और पहले से भी ज़्यादा मिलिटराइज्ड रूप में हमेशा के लिए जम गया। अगर आप ऐसी ही डॉक्यूमेंट्री वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।